उस पर चर्चा करेंगे। पिछला जो टॉपिक था हमारा वो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी, और उसमें इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था वीडियो की लेंथ के हिसाब से। अब हम आज इसको आगे बढ़ाते हैं। कल जब लाइट रिएक्शन की बात कर रहे थे हम, पहले मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, कि प्रकाश संश्लेषण को हमने देखा था, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इसमें हमने देखा कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीडेशन भी होता है, इसमें रिडक्शन भी होता है। ऑक्सीडेशन होता है वाटर का और रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीडेशन होता है, हम देखते हैं थाइलाकोइड की इनर मेम्ब्रेन की तरफ, ठीक है, और रिडक्शन जो होता है वो स्ट्रोमा में होता है। तो अब इसमें हमने कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की थी लाइट रिएक्शन में, और ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि इसी के बेसिस पे ही फोटो सिस्टम वगैरह स्टैब्लिश हुए। तो हमने हिल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, हमने पिछले लेक्चर में रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में देखा, इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड कैसे स्टैब्लिश हुए इसके बारे में चर्चा की। आज के इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एसिमिलेटरी पावर, जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर, जो एटीपी और एनएडीपीएस के रूप में है, ये कैसे होते हैं, ठीक है, बनते कैसे हैं, ये केमिकल एनर्जी है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही ये जो इसमें जो फॉस्फोराइलेशन होता है, फोटो फॉस्फोराइलेशन लाइट की प्रेजेंस में, तो इस फॉस्फोराइलेशन और इसके टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। हमने ये देखा कि लाइट रिएक्शन में दो फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। अब फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पर सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल जो है ये ब्रेकडाउन होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। लाइट का अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन है। वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकडाउन होते हैं, ये टूटते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं, तो प्रोटॉन भी निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी निकलते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उसके अंदर ये मूव कर जाते हैं, इस चेन में मूव कर जाते हैं, और ऑक्सीजन भी जनरेट होती है। अब कल हमने एक चीज की और इसमें डिस्कस किया था कि फोटो सिस्टम सेकेंड जो कि थाइलाकोइड की ल्यूमन की इनर साइड में, मेम्ब्रेन की इनर साइड में यहां पर स्टैब्लिश है, वाटर का ऑक्सीडेशन इनर साइड में हो रहा है। इसका मतलब जब वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे तो यही प्रोटॉन ल्यूमन साइड में जाकर के धीरे धीरे इसमें इंक्रीज होते जाएंगे, देन पीएच डाउन होती जाएगी, है ना। अब क्या होगा कि जहां पर वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, और यहां पे एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी, ऑक्सीजन इवोल्विंग कॉम्प्लेक्स। कल हमने बात भी की थी, इस पर मैंगनीज के 4 आयन होते हैं, इनको क्लोराइड आयन जो होते हैं वो इसको बैलेंस करते हैं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कॉम्प्लेक्स में आते हैं, और यहां से आगे एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। तो P680 जो है वो यहाँ का रिएक्शन सेंटर है, और यहाँ पे आने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे की तरफ मूव करेंगे। अब ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है, वहां में पिगमेंट्स होते हैं इसमें फोटोसिस्टम सेकंड पर, जिसमें क्लोरोफिल बी एंड जेंथोफिल्स होते हैं, और ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करके ये जो है रिएक्शन सेंटर तक जो है लाइट एनर्जी को पहुंचाने का काम करते हैं। तो इतना एफिशिएंट एक एंटीना कॉम्प्लेक्स होता है, जिसकी वजह से जो लाइट एब्जॉर्ब की जाती है वो इनिशियल पिगमेंट से लेकर के एंड में क्लोरोफिल ए तक पहुंचाने का काम जो था एफिशिएंटली तरीके से ये किया जाता है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड से सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फियोफाइटिन होता है, और वहां से मूव करके ये जाता है क्यूनोन प्रोटीन की तरफ। तो हम आगे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है और ये क्यूनोन प्रोटीन की तरफ जाता है, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं क्यूनोन के, एक होता है क्यूनोन ए और दूसरा जो होता है वो क्यूनोन बी होता है। तो दो जो है क्यूनोन ए और बी जो है, ये दोनों प्रोटीन जो है वो इसमें उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन पहले जाता है
क्यू बी की तरफ, और क्यू बी पे, और क्यू बी से ये मूव करता है क्यू ए, और क्यू ए से ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है ये प्लास्टोक्यूनोन की तरफ जाता है, ये इसको एक्सेप्ट करता है। अब यहां पर थोड़ा इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि इलेक्ट्रॉन एक ही मूव करता है आगे, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आगे इलेक्ट्रॉन एक एक मूव करते हैं, और प्लास्टोक्यूनोन जो है इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। प्लास्टोक्यूनोन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है पहले से। इसको इरेज करने की कोशिश कर रहा हूं, हां। अब यहां हम देखें कि जब ये प्लास्टोक्यूनोन इधर से जो फोटोस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, उससे पहले ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से होता है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया इसने क्यूब ए से, तो अब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको बैलेंस करने के लिए ये दो प्रोटॉन जो है वो स्ट्रोमा से लेगा अगेंस्ट ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर जो है वाटर के मॉलिक्यूल टूटते हैं तो प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और अदर बाहर स्ट्रोमा साइड में कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यहां जो प्रोटॉन मूव कर रहे हैं वो अगेंस्ट ग्रेडियंट दो जो है प्रोटॉन आते हैं। तो दो प्रोटॉन आते ही ये PQH2 यानी कि प्लास्टोक्यूनोल बना लेता है, और ये प्लास्टोक्यूनोल जो है ये मूव करता है और इस मेम्ब्रेन की अपर साइड से मूव करके नीचे की तरफ आता है। तो प्लास्टोक्यूनोन में ये कैपेसिटी होती है कि ये एक मोबाइल प्रोटीन है, और ये पूरे मेम्ब्रेन में ये मूव करता रहता है। ये नीचे यहां आकर के ये क्या करेगा, इन दोनों प्रोटॉन को अंदर की तरफ ल्यूमन की तरफ ये डाल देगा। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स में ये दे देता है। ये इसलिए देता है क्योंकि प्लास्टोक्यूनोन आयन फॉर्म में इस मेम्ब्रेन में मूव नहीं कर सकता, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है इस कॉम्प्लेक्स में दे देगा, और ये जब ऊपर की तरफ आएगा प्लास्टोक्यूनोन PQ यहां पे, तो उस समय क्या होगा, ये बी कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन अगेन वापस इसके पास आ जाएगा, तो वही इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार ये चलता रहता है। ये हेरोल्ड ने ये साइकिल दिया था, इसको क्यू साइकिल कहते हैं। ठीक है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बी साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स से निकलने के बाद में ये साइटोक्रोम सी से होता हुआ ये प्लास्टोसाइनिन के पास आता है। प्लास्टोसाइनिन इज अनदर मोबाइल प्रोटीन। जैसा प्लास्टोक्यूनोल होता है वैसे ये भी मोबाइल होता है, लेकिन प्लास्टोसाइनिन क्या है, इसका मूवमेंट जो है वो ऐसे रहता है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में नीचे की तरफ, ये अपर की तरफ नहीं जा सकता, ऊपर की तरफ नहीं जा सकता। तो यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, देन ये ले जाकर के ये P700 तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है फोटो सिस्टम फर्स्ट में। देन अगेन जो है वो उस रेंज की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, और देन ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा फेरोडक्सिन पे। फेरोडक्सिन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा, उससे पहले कई सारे इंटरमीडिएट उपस्थित होते हैं बीच में, क्यूनोन होते हैं, उसमें आयरन सल्फर होते हैं, उसमें कई सारे प्रोटीन आयरन उपस्थित बीच में इंटरमीडिएट्स होते हैं जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एंड में फेरोडक्सिन यदि अवेलेबल है तो तुरंत इसको ये एक्सेप्ट करेगा, और ये फिर यहां से NADP जो है उसको ये ट्रांसफर करके ये NADPH का एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेट कर लेते हैं। तो अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो निकला था PS सेकेंड से, वो इलेक्ट्रॉन वापस कहीं बैक नहीं आया है, और ये जाकर के NADPH बन गया। क्यों बना, क्योंकि फोटोसिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन अंत में फेरोडक्सिन के पास गया, और फेरोडक्सिन से ये तुरंत ही NADP को रिड्यूस कर दिया। अब जो बात आती है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से बाई चांस मान लो फेरोडक्सिन अवेलेबल नहीं हो, तब क्या होगा, यदि फेरोडक्सिन अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, तुरंत ही ये NADP अवेलेबल नहीं है तो तुरंत ही ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वापस मूव कर देता है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन आगे हम पढ़ेंगे इसको, उसमें आ जाता है, मूव कर जाता है, तो साइक्लिक कहलाता है। यहां मूव नहीं किया, देन वो नॉन साइक्लिक मूवमेंट हो गया इसका इलेक्ट्रॉन का। तो ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब इस दौरान एक तो एनर्जी मॉलिक्यूल बना है, वो NADP बना, NADPH। अब दूसरे एनर्जी मॉलिक्यूल जो बनता है वो यहां पर बनता है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम F में, तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो और एक जो होता है ये यहाँ पे कि फेरोडक्सिन से इलेक्ट्रॉन जब भी कॉम्प्लेक्स में आता है तो यहाँ भी ATP का निर्माण होता है, ये हम आगे देखेंगे। ये दो ATP के जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं दो जगह, ये सबस्ट्रेट लेवल ATP फॉस्फोराइलेशन होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और यहां भी होता है।
तो अब ये दोनों प्रकार के जो एटीपी का निर्माण होता है ये एक क्रिया के आधार पर क्रिया कारक बेस्ड होते हैं, इसलिए इसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। यहाँ पे एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का चेन। इसके साथ ही हम देखते हैं थोड़ा सा मेम्ब्रेन की आगे की तरफ एक और कॉम्प्लेक्स उपस्थित होता है प्रोटीन का, यह एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो कि एटीपी का निर्माण करता है, इसमें दो मेन पार्ट है। चूंकि ये क्लोरोफिल की मेम्ब्रेन इसमें उपस्थित होते हैं थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में, तो ये जो है CF0 CF1 कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। CF0 जो है वो धंसा हुआ पार्ट होता है और CF1 पोर्शन जो है वो इसका बाहर की तरफ स्ट्रोमा की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है। और ये कई सारी अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन बहुत सारी यूनिट्स होती है, सब यूनिट्स प्रोटीन की, उससे मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है ल्यूमन की साइड में ये मूवमेंट करते हैं, और ये प्रोटॉन जो है ये अगेंस्ट ग्रेडियंट नहीं, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट ये मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करके यहाँ पर ये एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एटीपेज सिंथेटेज एंजाइम के द्वारा भी एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, और इस चेन के द्वारा भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा भी एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में या इस चेन में यहाँ पर NADPH के रूप में भी एनर्जी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। तो ये तो है, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करी। अब हम बात करते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाम से मतलब है फॉस्फोराइलेशन, और फोटो यानी लाइट, तो लाइट की प्रेजेंस में जो फॉस्फोराइलेशन होता है उसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको आर्नर ने सबसे पहले इसको बताया था, और आर्नर ने ये बताया कि एटीपी जो होता है उस पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट की प्रेजेंस में अटैच होते ही ये कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, एटीपी गलत है, ये एडीपी है, ये एडीपी है यहाँ पर। और इस एडीपी पर एडिनिन डाइफॉस्फेट जो है, इस पर एक फॉस्फेट जो है लाइट की प्रेजेंस में अटैच हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी के रूप में। ठीक है, सॉरी। तो ये इक्वेशन जो है ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की है। हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, तीन टाइप्स है, नॉन साइक्लिक, साइक्लिक और सूडो साइक्लिक। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नॉन साइक्लिक की, जो हमने अभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में देखा था कि इलेक्ट्रॉन जो PS सेकंड से निकला, PS सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहां से आया, वाटर से आया है। वाटर मॉलिक्यूल ये रहा, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये मैंगनीज के आयन, हम ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स की बात की थी, ये टूटेगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो है रिएक्शन सेंटर में गए, P680, यहां से इलेक्ट्रॉन मूव किया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके ऊपर की तरफ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव करता हुआ फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनोन यहाँ से साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स से होता हुआ, देन यहाँ पर फोटोसिस्टम फर्स्ट में उसके रिएक्शन सेंटर P700 में आया, देन यहाँ से मूव करता हुआ ये अगेन लास्ट कई इंटरमीडिएट से होता हुआ, फेरोडोक्सिन से होता हुआ लास्ट में NADP पे गया, और देन इसने NADPH का निर्माण कर लिया। इसका मतलब कि फोटो सिस्टम सेकंड के रिएक्शन सेंटर से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस नहीं आया, और वो NADP पे आकर के यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो इसे कहते हैं नॉन साइक्लिक। और फोटोफॉस्फोराइलेशन, अब फास्फोराइलेशन कहाँ हुआ भाई, ये हमको देखना। फास्फोराइलेशन जो हो रहा है जिसमें दो जगह पे हो रहा है, ठीक है, वो है यहाँ पर एटीपी का निर्माण, जो साइटोक्रोम बी, यहाँ देखिए साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है, यहाँ पर एक एटीपी का सिंथेसिस है। ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो बना है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, एडीपी से एटीपी बना है। अच्छा, ये जो कैसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी पे जुड़ जाता है, वो इसलिए जुड़ता है, इसमें कुछ सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का डिफरेंसेस होता है, -0.32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यदि उससे ज्यादा होता है तो फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो एडीपी से अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर ये एटीपी का सिंथेसिस हुआ, और ये जो है जो नॉन साइक्लिक फॉस्फेट चला है, इसमें बहुत सारे अंतर आएंगे, हम देखेंगे। ये स्टार्ट होता है PS सेकंड से, लास्ट में एंड होता है फेरोडोक्सिन के पास में जाकर के, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन लौट के वापस नहीं आता, एटीपी का भी निर्माण होता है, और इसमें NADPH का भी निर्माण होता है, और यही एनर्जी जो है वो बाद में रिडक्शन में, कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में काम आती है। तो ये तो हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात कर रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन घूम के साइकिल के रूप में चलता रहे। तो हम यहां भी ये बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ गया सेकंड से P700 रिएक्शन सेंटर में, ठीक है, तब तक इसका क्या है, एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। देन अगेन लाइट आती है उस रेंज की, रेड, ठीक है, एरिया इसमें वेवलेंथ की, और ये इलेक्ट्रॉन लाइट एब्जॉर्ब करके
ये एक्साइटेड फॉर्म में, और यहाँ से फेरोडोक्सिन, और फेरोडोक्सिन जो है वो यदि NADP अवेलेबल नहीं है देन ये क्या करेगा, तुरंत ही इस कॉम्प्लेक्स को दे देगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, और कॉम्प्लेक्स से ये दो जगह ATP का निर्माण करेगा। एक तो यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन जो है वो फेरोडोक्सिन से यहाँ पे करेगा, और दूसरा जो है ATP का फॉर्मेशन वो है साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स से साइटोक्रोम F के बीच में जो है यहाँ पर ATP का निर्माण करेगा। तो दो जगह ATP का सिंथेसिस होता है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो निकला है P700 से वो घूम के वापस P700 में आएगा, यहाँ से निकला और घूम के वापस P700 में आएगा, इसे कहते हैं साइक्लिक, ठीक है ना। और इसमें NADPH का निर्माण नहीं होता, केवल ATP का ही निर्माण होता है। तो ये जो ATP बनते हैं, ये ATP किस वजह से बनते हैं, इसमें कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के कारण। अब एक आता है सूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी फोटोफॉस्फोराइलेशन तो हो रहा है लेकिन ये सूडो साइक्लिक, यानी कि साइक्लिक नहीं होता है लेकिन लगता है कि ये साइक्लिक है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब जो इलेक्ट्रॉन जो है फेरोडोक्सिन के पास में जाता है, वो फेरोडोक्सिन के NADP के पास नहीं जाकर के ये ऑक्सीजन के पास चला जाता है, और ऑक्सीजन इसको रिसीव कर लेता है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तुरंत इसको H2O2 में कन्वर्ट कर देता है, वो बना लेता है। और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, काफ़ी ये टॉक्सिक होती है। तो ये सुपर ऑक्साइड या ऑक्सीजन का रेडिकल जो है वो बनाती है, और हम जानते हैं कि जो सुपर ऑक्साइड होती है या ऑक्सीजन के मुक्त मूलक जो होते हैं ये काफ़ी हानिकारक होते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स के लिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के लिए, ये उनका फोटो ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर SOD एंजाइम भी पाया जाता है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। वो एंजाइम का काम यही होता है कि जितने भी ये जो रेडिकल्स होते हैं मुक्त मूलक जो ऑक्सीजन के, ठीक है, इनको ये कैप्चर करके देन उसको क्लोरोफिल को प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। अब इसके अलावा ये कॉम्प्लेक्स भी बनता है, वो भी प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन क्लोरोफिल प्रोटीन एसोसिएशन जो होता है वो भी इसको बनने से, साथ ही साथ इसको प्रोटेक्शन की ये बने ही नहीं, या बन जाए तो इसको SOD के एंजाइम तक नहीं पहुंचे उससे पहले भी ऐसे फ्री रेडिकल ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, और ये रिमूव किया जाता है जेंथोफिल साइकिल में। हम देखते हैं वहां पे कि इपोक्सीडेशन प्रोसेस के द्वारा जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है वो जेंथोफिल में, जैसे फॉर एग्जांपल जियाजेंथिन जो होता है वो यदि कोई अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो एपोक्सी ग्रुप के रूप में वो अटैच कर लेती है, ठीक है, दोनों एंड की तरफ। जियाजेंथिन की जो स्ट्रक्चर हमने पिछले लेक्चर पिगमेंट्स में हमने देखा था, तो वो कन्वर्ट कर लेता है, जियाजेंथिन जो होता है वो एंथ्राजेंथिन में, और एंथ्राजेंथिन जो है वो वायलोजेंथिन में कन्वर्ट कर देता है। तो वायलोजेंथिन से जियाजेंथिन और जियाजेंथिन से वायलोजेंथिन, ये साइकिल चलता है, जियाजेंथिन साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर भी ये बचाने का काम किया जाता है। तो ये जो है इसमें सूडो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो मुख्य रूप से साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। हम इसमें अंतर देख लेते हैं फटाफट कि डिफरेंसेस क्या क्या है। कि साइक्लिक जो होता है उसमें केवल फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है, जबकि नॉन साइक्लिक में फर्स्ट सेकंड दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। साइक्लिक का रिएक्शन सेंटर P700, इसका होता है P680, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो वापस आते हैं बैक साइकिल होकर के, वापस बैक P700 में आते हैं, यहाँ पर वापस नहीं आते हैं, वो NADPH में जाकर के एनर्जी मोलिक्यूल बना लेते हैं। तीसरा ये कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो यहाँ नहीं होता, फोटोसिस्टम फर्स्ट में नहीं होता। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वो कहाँ होता है, PS सेकंड पे होता है। इसमें केवल ATP बनते हैं साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक में ATP के साथ साथ NADPH भी बनते हैं। और साइक्लिक के अंदर यदि हम देखते हैं तो इसमें फॉस्फोराइलेशन दो जगह होता है, वो हमने देखा अभी, दोनों जगह, फेरोडोक्सिन से जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में और कॉम्प्लेक्स से वो F में जाएगा तो उन दोनों के बीच में, और यहाँ पर जो है वो केवल एक ही जगह होता है। आगे नेक्स्ट जो डिफरेंस देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन डोनर की आवश्यकता नहीं होती फर्स्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ती है, चाहे वो वाटर के रूप में हो या बैक्टीरिया के अंदर H2S के रूप में हो। तो एक और भी है यहाँ पर एक DCMI, जिसको डाइक्लोरो मिथाइल यूरिया जो है, ये इसके प्रति सेंसिटिव नहीं होता, जबकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये वीडिसाइड के रूप में इसको काम में लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, उसकी चेन को ब्लॉक कर देता है, जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रुक जाती है और प्लांट जो है वो खत्म हो जाता है। तो वीडिसाइड के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब हम एनिमेटेड वीडियो देखेंगे, और इस वीडियो की सहायता से हम ये इसमें देखेंगे कि कैसे जो है वो ATP का सिंथेसिस होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल का, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं।
The process of photosynthesis produces ATP from ADP and PI by using the energy from light to excite electrons that are passed along an electron transport chain. Coupled with the transfer of electrons is the pumping of hydrogen ions and the splitting of water molecules. The following complexes are found in the photosynthesis electron transport chain: photosystem II, cytochrome B6F, photosystem I, ferredoxin NADP reductase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to the complexes, 3 mobile carriers are also involved: plastoquinone QB, plastocyanin, and ferredoxin. Other key components include photons, chlorophyll molecules, protons, water, molecular oxygen, NADP, and the electrons to form NADPH, and ADP and PI, which combine to form ATP. Photosynthesis occurs in the chloroplasts of plants and algae. The process is also found in single-cell organisms, such as cyanobacteria, that do not have chloroplasts. Like its mitochondrial counterpart, the chloroplast electron transport chain consists of several protein complexes and mobile electron carriers. First, a photon of light hits a chlorophyll molecule surrounding the photosystem II complex. This creates resonance energy that is transferred through neighboring chlorophyll molecules. When this energy reaches the reaction center embedded in photosystem II, an electron is released. The reaction center chlorophyll contains electrons that can be transferred when excited. 1 photon is needed to excite each of the electrons in this chlorophyll. Once excited, 2 electrons are transferred to plastoquinone QB, the first mobile carrier. In addition to the 2 electrons, QB also picks up 2 protons from the stroma. The 2 electrons lost from photosystem II are replaced by the splitting of water molecules. Water splitting also releases hydrogen ions into the lumen. This contributes to a hydrogen ion gradient similar to the one created by mitochondrial electron transport. After 2 water molecules have been split, 1 molecule of molecular oxygen is created. Plastoquinone QB then transfers the 2 electrons to the cytochrome B6F complex. The 2 protons it picked up are released into the lumen. These transfers are coupled with the pumping of 2 more hydrogen ions into the lumen space by cytochrome B6F. The electrons are next transferred to plastocyanin, another mobile carrier. Next, the electrons are transferred from plastocyanin to the photosystem I complex. It is here that photons again energize each electron and propel their transfer to ferredoxin. Ferredoxin then transfers the electrons to the ferredoxin NADP reductase, also known as FNR. After 2 electrons are transferred to FNR, NADPH is made by adding the 2 electrons and a hydrogen ion to NADP. The gradient created by the electron transport chain is utilized by ATP synthase to create ATP from ADP and PI. This is similar to the way ATP is synthesized in the mitochondria. ATP, NADPH, and molecular oxygen are the final vital products of photosynthesis. तो ये आज के चैप्टर में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन के बारे में हमने चर्चा की, कैसे इसमें एटीपी का और एनएडीपीएच का या लाइट एनर्जी